35 का है और 25 से 35 का युवा आज परिपक्व है। हमने खुद 26 साल के आयु सीमा में हमने लोकसभा चुनाव लड़ा और हमने कोई भी ऐसी बात उसमें नहीं कही, हमने कोई भी ऐसा कृत्य नहीं कहा जिससे कि आम जनमानस को या समाज को ठेस पहुंची हो। और मुझे उम्मीद है कि हमारे पास कुछ ऐसे युवा हैं जो 25 से 35 के बीच जो इनकी आयु सीमा है और वो अच्छा कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस एज ग्रुप का युवा होता है उन्हें आगे बढ़ने की ललक होती है, उन्हें आगे बढ़ने की चाहत होती है और वो आगे बढ़ने के पीछे एक रीजन बहुत बड़ा होता है कि वो चाहता है कि मैं पहले समाज के लिए करूँ तब मैं आगे बढ़ पाऊँगा। तो इसके लिए 50% जो सीटें होंगी वो जितने सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा उससे उसका 50% निश्चित तौर पर हमने 25 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के जो युवा है उनके लिए रखा गया है, क्योंकि मैं खुद उस क्राइटेरिया में हूँ। हमारे एक और उपाध्यक्ष है वो खुद उस क्राइटेरिया में है और तमाम और युवा है। इसके अलावा हमने 33% आरक्षण जो महिलाओं का, तो उसको लेकर भी मैं कहना चाहता हूँ कि ये सरकार उस बिल को लाए ना लाए, ये उसे लागू करे ना करे, कोई पार्टी उसे लागू करे ना करे, और जितने सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा उसकी 33% का जो कोटा होगा उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा उन 33% सीटों पर महिलाओं की दावेदारी करवाएगा और महिलाओं से चुनाव लड़वाएगा। सर, आपने परसेंटेज की बात तो कर ली, 33% की बात करें, अगर 70 से अगर हम बात भी करते हैं उसमें तो लगभग 23-24 सीटें ऐसी होंगी जो कि आप महिलाओं को देंगे। अब जब आपने परसेंटेज की बात करी तो आप सीटें भी स्पष्ट कर दीजिए, आप कितनी सीटों पर लड़ने वाले हैं। देखिए, सीटों पर हमारा जो उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा का जो पदाधिकारी है, जो शीर्ष नेतृत्व है, सभी मिलकर उसमें तय करेंगे कि कितने सीटों पर लड़ना है। पर यह निश्चित है कि 50% सीटें युवाओं को और 33% सीटें महिलाओं को ये देने का पूरा विचार है और ये देंगे। गठबंधन की क्या संभावना है? देखिए, गठबंधन के लिए क्षेत्रीय अस्मिता और क्षेत्रीय एकता को बनाए रखने के लिए उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा का जो वक्तव्य है वो पहले दिन से स्पष्ट और साफ है कि अगर कोई उत्तराखंड के जो वास्तविक मुद्दे हैं उनको लेकर चुनाव रण में जाता है और गठबंधन की बात करता है तो उनके लिए दरवाजे खुले हैं। पर वही बात मैं आज फिर दोहरा रहा हूँ और पहले भी कई बार इस चीज़ को कह रखा हूँ कि वो गठबंधन करने वाले वो लोग जो किसी राष्ट्रीय दल से प्रभावित ना हो, राष्ट्रीय दल की विचारधारा पर न चले और राष्ट्रीय दलों के कहने और सुनने में ना हो। इसलिए हमारा वक्तव्य साफ है कि गठबंधन का हमारा पूरा दरवाजा खुला है और अगर गठबंधन होता है तो करेंगे और नहीं भी होता है तब भी चुनाव लड़ेंगे। भविष्य जी, अगर 70 विधानसभाओं में अगर आपका गठबंधन नहीं होता तो क्या स्वाभिमान मोर्चा 70 विधानसभा में से प्रत्याशी उतारेंगे? देखिए, कुछ भी हो सकता है। अभी जो शीर्ष नेतृत्व हमारा है, सब लोग और हमारी जो कोर टीम है वो जब बैठक करेगी, सीटों का तय तो वहाँ से होना है और कितने सीटों पर तय होता है वो तभी डिस्कस होगा। सबसे बड़ी बात है चुनाव में जीत के लिए संगठन की मजबूती वो आपके लिए उसको लेकर आपकी क्या कार्य योजना रहेगी? देखिए, ये संगठन की जो चुनौती है ये वास्तविक रूप में हम जैसे संगठनों के लिए, हम जैसे दलों के लिए जो नए आए हैं उनके लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा। और इस वर्क को हमने काफ़ी पहले से पूरा किया है। जिन जिन जगहों पर हमारे अभी चेहरे जो है जो लड़ेंगे उन्होंने ये काम बखूबी पूरी तरीके से शुरू कर चुके हैं। कई लगभग बूथों पे अपने विधानसभाओं के अंदर टीमें खड़ी कर दी गई है। पर जो नए चेहरे जो आएंगे, जिन्हें टिकट देने की बात होगी या जो लड़ना चाहेंगे, उनको भी इस काम में लगा दिया जाएगा। और ये नए संगठन के लिए एक चुनौती हमेशा से रहा है कि संगठन का विस्तार और संगठन की मजबूती। पर मुझे लगता है कि जो जिन चेहरों ने हमारे विधानसभाओं के भीतर जहाँ जहाँ लड़ना है वहाँ पर बूथ स्तर पर जो काम शुरू किया है वो हमें मजबूती देगा। आपके और स्वाभिमान मोर्चा यूकेडी की भी लगातार कटुता बढ़ रही है। नहीं, देखिए, कोई ऐसा कटुता वाली बात नहीं है, ना कोई इस प्रकार का अभी तक पब्लिक डोमेन में चीज़ें हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड प्रदेश के राज्य हित के मुद्दों को लेकर जो व्यक्ति आगे आएगा, जो व्यक्ति साथ रहेगा, उनके साथ चला जाएगा, उनको साथ लेकर चला जाएगा। और बात रही ये कि कई लोग कहेंगे अभी कि बीजेपी ऐसा कह रही है, कांग्रेस ऐसा कह रही है या अन्य क्षेत्रीय दल ऐसा कह रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि लोगों के कहने से कुछ होगा। जो भी चीज़ें होगी वो साफ सामने आएंगी और आने वाले समय में सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। कांग्रेस के कितने नजदीक है? देखिए, कांग्रेस के क्या नज़दीक होना है, कांग्रेस चुनाव लड़ेगी।
हम चुनाव लड़ेगा, भाजपा चुनाव लड़ेगी, दूसरे दल चुनाव लड़ेंगे। पर हमने तो साफ और स्पष्ट कहा है कि जिन चेहरों ने संघर्ष किया है, जिन चेहरों का समाज के बीच योगदान है, उन चेहरों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। उन चेहरों को मैदान में उतारेंगे और उनसे चुनाव लड़वाएंगे। और सीट है पूरे उत्तराखंड की देखा जाएगा, इसको लेकर की नजर इस सीट पर है और यहाँ का तो मेरा मुझे सवाल ये है कि जो युवा छोड़ गए। देखिए, जिस व्यक्ति के पक्ष में लगभग ज़्यादा लोग खड़े होंगे वो मैदान में आएगा। और ये चीज़ें बताने की नहीं, आप कुछ दिनों से कुछ महीनों से देख रहे होंगे जो एक्टिविटी होती है, जो एक्टिविटी में दिखते हैं, अलग दिखते हैं, थोड़ा चीज़ें अलग से दिखती हैं। निश्चित तौर पर लोग तैयारी में होते हैं और कुछ लोग तैयारी में हैं, उनसे ही तो सिलेक्शन करना है। हमने कोई ऐसा कोई कैंडिडेट पैराशूट का कैंडिडेट तो लाना नहीं है। साफ तौर पर जो कैंडिडेट होगा, ऋषिकेश का कैंडिडेट होगा, जो 2-4 चेहरे हैं उनमें से ही सहमति बनीकर प्रधानमंत्री। सर, एक सवाल ये है कि पिछले कुछ समय आपके यहाँ से कुछ लोग छोड़ गए थे स्वाभिमान मोर्चा संगठन को। अगर आगे ऐसे कोई समय आता है कि किसी को छोड़ना पड़े, उस समय आप लोगों को क्या प्रतिक्रिया क्या रहेगी उस समय? देखिए, राजनीतिक दलों में पार्टी को छोड़ना और पार्टी को ज्वाइन करना ये लगा हुआ एक बिंदु है। पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने जो सपने देखे खुली आंखों से देखे और उन सपनों को पूरा करने के लिए हम निश्चित तौर पर आगे बढ़ेंगे। कौन साथ रहता है, कौन नहीं साथ रहता है, कौन पुराना जाता है, कौन नया आता है, जो गलतियां हुई है उस पर विचार हुआ है, जो गलतियां होंगी उस पर भी विचार होगा। और निश्चित तौर पर हमारा केवल और केवल ये टारगेट है कि अपने बीच से कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति जो विधानसभा के अंदर एक बार जाए, उसके बाद विधानसभा के अंदर जब नेतृत्व होगा तो निश्चित तौर पर जो कोई नाराज होकर गया है, जो इस प्रकार की चीज़ें हैं या जिसके अंदर नाराजगी है, मुझे उम्मीद है कि वो लोग भी लौट कर आएंगे और एक उत्तराखंड को मजबूत विपक्ष या मजबूत आने वाले समय में सत्ता देंगे। 33% सीट की आप बात कर रहे हैं भाई, काफी लंबे समय से इसको जिला बनाने की बात कर रही थी, उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा का क्या स्ट्रेटेजी? देखिए, अगर ऋषिकेश की जनता चाहती है तो निश्चित तौर पर जिला बनना चाहिए और जिले बनने को लेकर ऋषिकेश के साथ साथ इसी ऋषिकेश का पार्ट चक्राता है और जो केवल बिल्कुल अलग है, जो पूरा पर्वतीय क्षेत्र है, चक्राता को जिले बनाने की मांग लंबे समय से हम लोग कर रहे हैं। आप उत्तरकाशी में जाएंगे, रवाई को जिला बनाने की मांग चल रही है। आप इधर जाएंगे, यमकेश्वर को जिला बनाने के तमाम। तो ये जो जिले बनाने वाली जो प्रक्रिया है, हम एज ए नागरिक हम साथ हैं, संघर्ष करना पड़ेगा, हम करेंगे। और ये बनाने ना बनाने की जो प्रक्रिया है, अगर जनता हमें चुनकर भेजेगी निश्चित तौर पर इस पर आगे काम होगा। रॉबिन पवार जी, उत्तराखंड में अगर आज सबसे बड़ी समस्या है वो स्वास्थ्य की है, क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय में? देखिए, स्वास्थ्य जो हमारा है विभाग, उसमें मंत्रियों का फेरबदल तो हुआ है, पर क्या व्यवस्थाएं देनी है, क्या नहीं देना है, मैं तो सबसे बड़ा फेरबदल तो हुआ है, औचक निरीक्षण की ओर सबसे दिखाए जा रहे हैं। देखिए, आप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से शुरू करिए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उप जिला अस्पताल, जिला अस्पताल, उसके बाद सबसे बड़ी मैं बात कहूँ तो एम्स। जो एम्स सबसे बड़ा बताते हैं कि पूरे भारत में एम्स जो संस्थान है उसमें बहुत अच्छी सुविधाएं होती है। तो मैं तो बताता हूँ कि एम्स में तो हमारे लोगों के लिए बेड नहीं मिलते हैं, हमारे लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हो पाता है। तो निश्चित तौर पर स्वास्थ्य के जो हालात है वो बद से बदतर है और आने वाले समय में अगर हमें मौका मिलता है तो सबसे पहला काम शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार, ये 3 आधार रहेंगे जिसको लेकर उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा काम करेगा। रॉबिन पवार जी, मेरा लास्ट सवाल, रॉबिन पवार जी कौन सी विधानसभा से 2027 का चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए, हमने कई बार इस बात को दोहराया है कि हमने लोकसभा चुनाव लड़ा, लोकसभा चुनाव हमने 14 विधानसभाओं में लड़ा। उन 14 विधानसभाओं में हमारे पास सारे विकल्प हैं और सभी जगह के लोग कहीं ना कहीं बोलते हैं आप यहाँ आइए, यहाँ आइए। पर मैं उनसे भी एक ही बात कहता हूँ कि मेरा जो पहला धर्म है वो अपने जन्मभूमि को लेकर, अपनी पैतृक सीट को लेकर, जो चक्राता की सीट है, पहला मेरा धर्म बनता है कि मैं वहाँ की जनता के साथ खड़ा रहूँ, वहाँ की जनता के लिए लड़ूँ।
और अगर वहाँ की जनता चाहेगी तो निश्चित तौर पर लड़ेंगे, नहीं तो 14 लेकिन धनौटे विधानसभा के लोग भी कह रहे हैं कि आप यहाँ से भी लड़े। देखिए एक नया समीकरण ये जुड़ के आया है जो 3-4 सर्वे में। विधानसभाओं के लोग बोल रहे हैं कि आप यहाँ से आइए, यहाँ से आइए, पर मैं फिर भी कह रहा हूँ कि चक्राता मेरी पहली प्राथमिकता है। अगर वहाँ की जनता चाहेगी कि भव्य कुमार चक्राता से ही लड़े तो चक्राता ही लड़ेंगे, पूरे दमखम के साथ लड़ेंगे। और अगर जनता नहीं चाहेगी तो निश्चित तौर पर हमारे पास 14 विधानसभाओं में चुनाव लड़े हैं, कहीं भी लड़ लेंगे। बॉबी भाई, आप कह रहे हैं 33% महिलाओं को हम सीट छोड़ देंगे इस बार, बहुत बड़ी बात आपने कही है क्योंकि आप अध्यक्ष हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आपके पास 70 विधानसभाओं में उतने प्रभावशाली चेहरे नहीं हैं, तो आपने हवाला दे दिया कि हम 33% सीट दे देंगे। देखिए, प्रभावशाली चेहरे तो आज किसके पास है, किसके पास नहीं है। जो भाजपा 2 बार लगातार रिपीट होकर के प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता पर बैठी है, आप ये बता दीजिए कि उनमें प्रभावशाली चेहरा कौन है। आप संगठन के दम पे आप ना जाने यंत्र तंत्र षड्यंत्र करके चुनाव जीत रहे हैं, आप ये बताइए प्रभावशाली चेहरा कौन है। कोई भी नहीं है। आपके तो एक विधायक से मुख्यमंत्री हटा दी तो दूसरा मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम ऐसे चेहरों को उतारेंगे। महिलाओं की आप बात कर रहे हैं, प्रभावशाली हो या ना हो, वो ईमानदार हो, उनकी नीयत साफ हो, ऐसे महिलाओं को जिन्हें कम से कम जिन्होंने समाज के लिए अपना योगदान दिया हो, ऐसे महिलाओं को और ऐसे युवाओं को मैदान में उतारने का काम उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा करेगा। सभी क्षेत्रीय दल पार्टी राजनीति ये कह रही है कि जितनी भी जनता है सब इकट्ठी एकजुट हो जाए, आपकी भी ये अपील थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी बन रहा है, जनता ये भी तो कह रही है कि जब नेता ही एकजुट नहीं हो रहे क्षेत्रीय दलों के, तो फिर हम कैसे एकजुट हो जाएं? पहले नेता तो एकजुट हो जाएं। देखिए, हमने तो इस बात को खुला रखा है कि भाई गठबंधन वाली बात, उसके लिए रास्ते खुले हैं, उसके लिए दरवाजे खुले हैं। और अगर जनता एकजुट देखना ही चाहती है तो जनता आए। जनता एक बार क्यों भाजपा और कांग्रेस के दरवाजे पर, उनके पार्टी के जो ऑफिस है, कार्यालय है, उनके आगे जा रहे हैं। आप ऐसा करो, उन दरवाजों से आकर आप क्षेत्रीय दलों के दरवाजे पर आइए। अगर क्षेत्रीय दल तब एकजुट न हो तो आप कहना, बोलने के लिए बहुत कुछ है। भाजपा के और दूसरे दलों के जो स्लीपर सेल है वो इस प्रकार का काम करते हैं, वो इस प्रकार से जनता को बरगलाने का काम करते हैं कि अगर नेता एक होंगे तो हम एक होंगे। अरे आप उनके दरवाजे पर दस्तक देना छोड़ दीजिए, आप हमारे दरवाजों पर आइए। जो क्षेत्रीय दल है, चाहे किसी भी क्षेत्रीय दल के दरवाजों पर आइए, वहाँ पर अपना योगदान दीजिए। अगर हम तब एक ना करें तो क्या ना, सारी बात नेता पर नहीं होती है ना, जनता को भी समझना पड़ेगा। तो एंट्री करते हैं, पीछे वाले गेट से एग्जिट भी हो जाते हैं। समस्या वही है। पवार जी, मोदी जी ने कहा है कि पेट्रोल डीजल कम यूज करो, सोना मत खरीदो, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, अगर देश संकट में है तो निश्चित तौर पर ये अघोषित आपातकाल नहीं होना चाहिए। आप आपातकाल घोषित करिए, आप जितने रूल रेगुलेशन बना सकते हैं आप बनाइए। और ऐसा नहीं कि आपने घोषणा करी और आपके मंत्री, आपके विधायक अपने पॉइंट बढ़ाने के लिए, मैंने देखा कल डोईवाला के विधायक बस में जा रहे हैं, सिंगल बस में आप उनका और उनका गार्ड, और उसके बाद जो वीडियो बनाने वाली गाड़ी वो पीछे दौड़ाई जा रही है। कौन सी पेट्रोल की बचत कर रहे हैं? ये सारे जो दिखावे जो हथकंडे हैं हम तो कर लेंगे। हमने जब लॉकडाउन हुआ तो भी हम सब आम जनता ने उसका पालन किया। और मैं कहता हूँ कि लॉकडाउन जब हुआ तो घोषणा की गई, घोषित हुआ। आज भी अगर इस प्रकार की स्थितियाँ देश के अंदर हैं तो निश्चित तौर पर आप घोषणा कर दीजिए कि आपातकाल है, इन आपातकाल में ये नियम, ये शर्तें हैं, तब उसका कोई पालन नहीं करता तब अलग बात है। आप घोषणा तो कर देते हैं और प्रचार प्रसार में आप कई 20-20, 30-30 और 50-50 गाड़ियों के काफिले लेके निकल रहे हैं। तो ये नियम किसके लिए? अगर कोई नियम बनता तो शुरुआत अपने आप से करो, उसके बाद जनता आपको क्या लगता है कि इससे डॉलर खुद ब खुद नीचे गिर जाएगा? नहीं, देखिए डॉलर क्यों गिरेगा? मोदी जी ने घोषणा की कि सोना मत खरीदो। उस दिन सोने का रेट 1,42,000 था, आज सोने का रेट 1,65,000 है। तो किसने कहा कि गिर जाएगा? सीधे तौर पर ये नाकामी है, इस नाकामी को छुपाने की कोशिश की जा रही है। अगर आज सैकड़ों, मतलब कम से कम 150 से 200 विदेशी यात्रा या इससे भी ज़्यादा इन 10 सालों में हमारे प्रधानमंत्री जी कर चुके हैं, अगर उसके बाद भी विदेशी जो देश हैं उनसे इस प्रकार के रिश्ते नहीं बना पाए, उनसे इस प्रकार के संबंध नहीं बना पाए, आज देश की आम जनता को बताना पड़ रहा है कि तुम तेल कम खाओ, तुम तेल कम खर्च करो, तुम इस प्रकार की एसी कम चलाओ या तुम पंखा बंद करो, इस प्रकार की व्यवस्था अगर करनी पड़ रही है, घोषणाएं करनी पड़ रही है, तो ये नाकामी है।
और इस नाकामी को प्रत्येक देश का नागरिक देख रहा है, आने वाले समय में जवाब देगा। जी, सौ सवाल की एक बात है, क्या उत्तराखंड का क्या संदेश है ये आपने आज बैठक रखी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्या संदेश यहाँ पे जाने वाला है उत्तराखंड में? देखिए, उत्तराखंड वासियों को साफ संदेश है कि हमें अपने जल जंगल जमीन की जो लड़ाई है, यहाँ के संसाधनों की लड़ाई है, यहाँ के रोजगार की लड़ाई है, यहाँ के शिक्षा स्वास्थ्य की लड़ाई है, यहाँ के पलायन की लड़ाई है, तमाम प्रकार की वो लड़ाई जो आज प्रदेश भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है, उस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए यही शक्तियाँ, जो यही चेहरे जिन लोगों ने इसके खिलाफ युद्ध किया है, इसके खिलाफ आंदोलन किए हैं, निश्चित तौर पर अगर इन चेहरों पर विश्वास करेंगे तो आगे बढ़ा जा सकता है। अन्यथा हम लोगों में जब तक सामर्थ्य है, हम सब लोग संघर्ष करेंगे और अंततः अगर जनता साथ देगी तो निश्चित तौर पर आगे बढ़ेंगे, नहीं देगी तो ये जनादेश जो होगा वो स्वीकार होकर आगे बढ़ा जाएगा।